नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राम के दरबार में सरकार, छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार। अयोध्या में राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ राम लला के दर्शन करने गए और अब एक दिन बाद यानी शनिवार को चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे अयोध्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ पूरी कैबिनेट, और वहां राम दरबार में मत्था टेका जाएगा। और उससे दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर इस मसले को लेकर आक्रामक हो रही है। उसका ये भी कहना है कि आखिर बीजेपी बार बार धर्म की सियासत की तरफ मुड़ जाती है, तो आखिर राम लला के ननिहाल में राम दर्शन पर क्यों गरमाई है सियासत। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट, फिर लौटते हैं डिबेट की तरफ। राम के ननिहाल में राम पर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है और ये सियासत है राम की नगरी अयोध्या जाने को लेकर। साई कैबिनेट शनिवार को अयोध्या दर्शन के लिए जा रही है। यूं तो देश के तमाम बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें राम के दरबार में जाकर माथा टेक चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ उनमें बेहद खास है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक यहाँ हिंदुत्व को लेकर खूब सियासत हुई है। राम दरबार में सरकार शनिवार को रामलला के दर्शन करेगी साई कैबिनेट। राम के ननिहाल से जाएंगे रामलला के द्वार। रामलला का ननिहाल है छत्तीसगढ़। श्री रामलला दर्शन योजना चला रही है सरकार। हजारों तीर्थयात्रियों को दर्शन करा चुकी है साई सरकार। अब राम के दरबार में हाजिरी लगाएगी पूरी सरकार। भगवान राम का आशीर्वाद और प्रसाद लेगी कैबिनेट। कल पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या जा रहा है। हम लोगों के भांचा श्री राम जो वहां पर भव्य मंदिर में विराजे हैं, उनके दर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार की अयोध्या यात्रा पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसे ढोंग और दिखावा बता रहे हैं, तो बीजेपी को प्रायश्चित करने की भी सलाह दे रहे हैं। अच्छा है, जाना चाहिए अयोध्या। मैं शुभकामनाएं देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मंत्रियों को, लेकिन ये जरूर है अयोध्या अगर जाएं तो प्रायश्चित करके जरूर आए। देखिए, ये सिर्फ चुनाव के वक्त भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम की विचारधारा और इनकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत अंतर है। लेकिन ढोंग और दिखावा अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लें। भगवान राम पर राजनीति नई बात नहीं है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी कांग्रेस ने समारोह का न्योता ठुकराया था, जिसका खामियाजा देश भर में पार्टी में टूट पर निकला था। अब छत्तीसगढ़ सरकार की अयोध्या यात्रा पर विपक्ष के नाते कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। चलिए तो सीधे चलते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हैं राजीव चक्रवर्ती, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सत्य प्रकाश सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको प्रणाम करता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, कई बार राजनीति के नैरेटिव जो होते हैं वो बड़े एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमने जो परसों जिस पाठ्यक्रम में जिस सवाल को पढ़ा था आज भी पढ़ रहे हैं। राम मंदिर एक ऐसा ही प्रतीक है भारतीय राजनीति का कि 90 से लेकर 2024 तक अभी तक इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। धर्म की राजनीति, आप तो प्रायश्चित के लिए जा रहे हैं। नैरेटिव बदलना हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे विद्वान राजनीतिक दलों का ही अधिकार है। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से कांग्रेस ने इस पर बहुत तीखा प्रहार तो नहीं किया है कि प्रायश्चित कर रहे हैं, जाना चाहिए, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं इस मसले को? जाहिर है बीजेपी तो जाएगी ही, लेकिन कांग्रेस को इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? एक स्वतंत्र विश्लेषक के नाते आपका विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हिंदुत्व जो है और हिंदुओं की एकता, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रमुख एजेंडा है जी। ये कोई छुपा हुआ नहीं है, सिर्फ खुला रास्ता है। तो उस पर उनको काम तो करना है। पिछले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ जी, उस चुनाव में जो कमियां दिखी, कमजोरी हुई, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर पड़ी। 400 सीट वाली बात नहीं रह पाई, 240 पर टिक गई।
ये सारी चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चिंता का विषय बनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। इसलिए जो है कभी भी किसी भी वक्त अब हिंदुत्व की तरफ फिर से वापस मोड़ने के लिए ऐसे धार्मिक आयोजन, धार्मिक सम्मेलन, धार्मिक बड़े बड़े प्रवचन ये सब होने लगेंगे, क्योंकि फिर से हिंदू वोटों को इकट्ठा करने का एजेंडा जो है फिर से बनाया गया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए समर्पित भी है, हिंदू इकट्ठे करने के लिए समर्पित भी है। जो फर्क पड़ा है, जो हिंदू नाराज हुए हैं, जो हिंदू इनसे कटे हैं, जो महसूस किया जा रहा है, जिसके लिए लानत मलामत की जा रही है, जो जिन हिंदुओं ने वोट नहीं दिया उनकी लानत मलामत हो रही है, उनको फिर से इकट्ठा कैसे किया जाए। तो एक धर्म की राजनीति, अगर धर्म की सियासत अगर नहीं करेंगे तो ये कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए जो है ये राम के दरबार में सरकार और निश्चित रूप से जो है अन्य आयोजन भी अब देखने को आगे मिलेंगे। लोगों का ध्यान फिर से धर्म की तरफ खींचना है, लोगों का ध्यान फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचना है, हिंदुओं का इकट्ठा करना है, ये इनका उद्देश्य है। जी सत्य प्रकाश जी, मैं देख रहा था दीपक बैज साहब जब प्रतिक्रिया दे रहे थे तो उन्होंने अपने को रोका। उन्होंने जो जुबान पर आने वाले अल्फाज थे उनके, उस पर उन्होंने लगाम भी लगाने की कोशिश की। ऐसा ये नादान एंकर कुछ इस तरह के विश्लेषण तक पहुंचता है कि वो यही कह के रुक गए कि प्रायश्चित ही करना है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इस पर कोई भी हार्श टिप्पणी, कठोर टिप्पणी आपने कर दी कांग्रेस ने तो फिर गेंद चली गई बीजेपी के पाले में। तो एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। और जैसा बखूबी कहा बाबूलाल शर्मा जी ने कि ये मैदान भी बीजेपी का है, गेंद भी बीजेपी की है और प्लेइंग 11 भी बीजेपी का है। जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो सिया रामचंद्र की जय। वाह। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। जी नतीजे जब आए तो देखिए सिया रामचंद्र जी ने एक आईना दिखाया बीजेपी को। उन्होंने आईना दिखाया कि देखिए आपने क्या किया, आपने मेरे नाम पे वोट की राजनीति की, आपने मेरे से ऊपर एक व्यक्ति को बैठाया। तो वो अहंकार जो है कहीं ना कहीं तोड़ा है श्री रामचंद्र जी ने। उन्होंने दिखाया है कि मैं आपको लेकर आया हूं, आप मुझे नहीं लेकर आए। ये अहंकार जो बीजेपी के अंदर था, वो जैसे बाबूलाल शर्मा जी ने कहा 400 नहीं आ पाया, 240 पर आ गए। ये श्री रामचंद्र जी ने इनको एक आईना दिखाया, उन्होंने जताया। ये वही लोग है, श्री रामचंद्र जी बोला मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि आपने भ्रष्टाचार किया, मेरी प्राण प्रतिष्ठा तो की, राम मंदिर के नाम पे आपने राजनीति की, वोट लिया जनता से, किस लिए भ्रष्टाचार हुआ, बाद में आप छत से पानी टपक रहा है, आपने मेरे नाम पे वहां सड़क बनाई, उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। ये वही लोग हैं, रामचंद्र जी याद दिला रहे कि आप वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे जमीनों में बंदरबाट किए, मेरे नाम पे आपने आंदोलन शुरू किया, मेरे नाम पे आंदोलन के नाम पे आपने चंदा लिया, उसमें भी बंदरबाट किए। तो देखिए कहीं ना कहीं इनको अब ये पता चल गया है कि श्री रामचंद्र जी जो है वो सबसे ऊपर है और न्याय के प्रतीक जो है वो श्री रामचंद्र जी है। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की। और सर जी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देखिए हमारी सरकार यहाँ बनी 2018 में, क्या राम यहाँ पे माता कांग्रेस की राजनीति, कौशल्या माता मंदिर जी, राम भरोसे है अब कांग्रेस की राजनीति। नहीं, हम राम भरोसे वाली बात नहीं। देखिए राम जी की आस्था सभी में है, आपने हर जगह राम का नाम लिया, मंगलवार के फास्टिंग में करता हूं। देखिए हर किसी के लिए आस्था का विषय, आस्था है राम जी में, मगर देखिए राजनीति हम नहीं करते। जैसे मैंने बोला है, रायपुर में हमने कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया, 15 साल की सरकार थी, कभी उनके बारे में सोचा नहीं। देखिए भारत की संस्कृति है कि आप पहले माता की पूजा कीजिए, उसके बाद पुत्र की पूजा कीजिए, मगर आपने माता को कभी पूछा नहीं। 15 साल हमने उनकी मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसको बनाया, संवारा, और देखिए आधा साल निकल गया है, अभी एक भी व्यक्ति मंत्री में से एक भी मंत्री कोई वहां गया नहीं है। आप राम मंदिर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राम लेकिन आपके लिए मैदान खुला है। ये भी एक सवाल उठता है, मैदान खुला है, माता कौशल्या के दर्शन करिए, एक प्रतिनिधिमंडल आप भी जाइए, दर्शन करके आइए। शरद जी मैंने तो बताया, हमने देखिए मंदिर बनवाया हमारी सरकार ने, मगर हमने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। देखिए हम काम करते हैं जनता के लिए, जनता का आस्था का विषय था, हमने मंदिर बनवाया, जनता के लिए हमने काम किया। इसलिए हमने देखिए जहां महंगाई की राहत हमने दी, हाफ बिजली बिल से लेकर आत्मा स्कूल से लेकर दवाइयां सस्ती देने हो, चाहे अम्बेडकर अस्पताल में, अगर सरकारी अस्पताल में अगर हमने जनता का काम किया, और वो एक आस्था का विषय था। कौशल्या माता मंदिर उसको भी बनाया हमने, तो हमने कभी राजनीति नहीं की। आप बता दीजिए एक भी भाषण उठा के दिखा दीजिए जहां भूपेश बघेल जी ने बोला मैंने कौशल्या माता मंदिर बनाया, हमको वोट दे दीजिए। विद्वान युवा राजनेता हैं। मुझे ये लगता है कि प्रभु श्री राम का आईना हमेशा से पारदर्शी है और सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि वो तथाकथित रूप से गलत करने वाले को ही आईना सामने कर देते हैं प्रभु श्री राम। वो आईना सभी के लिए है,
बस ये वक्त वक्त की बात है कि उस आईने में झांकना कौन पसंद करता है, कौन नहीं करता है। राजीव चक्रवर्ती जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। जाहिर तौर पर इसके पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के साथ दर्शन कर आए हैं और भी बीजेपी शासित राज्यों में ये प्रक्रिया चली है, और निश्चित तौर पर राम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर दृष्टि से एक बहुत ही अहम बिंदु है। जाहिर तौर पर वहाँ जाना, प्रणाम करना, और अब राम राज्य की तरफ भी बढ़ना है बीजेपी को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन का नारा है ही, तीसरी बार नेहरू जी के कीर्तिमान की बराबरी है। क्या कहेंगे जी? कांग्रेस के आरोप पर भी टिप्पणी अपेक्षित है जी। जी जी, राम काज महु विश्राम कहाँ, राम सुधीर कण कण में राम, मन मन में राम। देखिए, राम के लिए जब हम संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष की पराकाष्ठा थी 90 और 92 का वो दशक को याद करिए शरद जी, जब हम शिला को लेकर जाते थे, ये राहुल गांधी जी के खानदान के लोग और मुलायम सिंह के लोग लाठियां बरसाते थे, कितने लोग शहीद हो गए। हमारी चुनी हुई सरकारें, जो संयुक्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर जो दिल्ली की सरकारें थी, उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? एक खंडहर टूट गया, बाबरी मस्जिद नाम का एक खंडहर टूट गया, उसके लिए हमको त्याग तपस्या करना पड़ा। कांग्रेस के लीडरान तकरीरें करते हैं कि भाजपा को केवल चुनाव के समय राम मंदिर याद आता है। अरे हमारे तो कण कण में राम है। राम मंदिर के लिए हमने जो त्याग, तपस्या, बलिदान दी है, उसको आप क्या जानते हो? वो आपकी पार्टी है जो अल्पसंख्यकों के वोट के लिए कहती कि इस्लाम खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो पिछड़े खतरे में, सब कोई खतरे में। अरे खतरे में आपकी पार्टी है जो राम का नाम लेने पर सरकारें बर्खास्त कर देती है। और वो जब हमने ये देखा कि हमारी ये जो परिकल्पना थी कि जिस दिन राम मंदिर, राम लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध को हमने पूरा किया। अब हम जो सरकार बन गई, चूंकि पिछले समय आचार संहिता लगी हुई थी, हम अपनी सरकार को बनाने में व्यस्त थे, जा नहीं पाए। ये समय आ गया है कि हमारी जो सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, जो सरकार के नियंत्रक हैं, जो सेवा करने के लिए हैं, वो जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। बड़े अद्भुत बात है, बहुत सुंदर बात है कि जो एक पीढ़ी ने संघर्ष किया और दूसरी पीढ़ी उसके शिलान्यास में जा रही है राम भगवान का दर्शन। क्या बीजेपी और आप कुछ इस तरह से भी लोकसभा 2024 के जनादेश को डिकोड करते हैं कि अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश में जहां राम मंदिर है, अयोध्या है, वहां का जो जनादेश है वो ये भी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद राम मंदिर के लिए, निश्चित तौर पर उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या जनता की अपेक्षा अब ये भी है कि आपने एक बड़ा काम पूरा कर दिया, अब उसके साथ उन कोर मुद्दों पर भी आएँ जो हमसे जुड़े हैं, यानी जनता से जुड़े हैं, उनकी तरफ भी पूरी तवज्जो दीजिए, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जनता के मसाइल मसले हों जी, जिसको आप कहिए कि राम राज्य की अवधारणा को ज़मीन पर लाने का प्रयास करना है। बिल्कुल शरद बाबू, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र का तकाजा है, कहीं हम जीतेंगे, कहीं हारेंगे, कहीं हम जहां हमारा स्थान नहीं था, उड़ीसा देख लीजिए, दक्षिण के राज्य देख लीजिए, वहां पर हमारी विजयश्री हुई है, और जहां हम जीत रहे थे वहां पर निश्चित रूप से हमें कुछ असफलता मिली है, लेकिन उससे सबक लेना होगा। बिल्कुल, जो जनता जनार्दन का आदेश था कि कुछ विसंगतियां रह गई, तो उन विसंगतियों को पूरा करेंगे। ये तो बड़ा शानदार जनादेश है। कांग्रेस को विपक्ष के रूप में मान्यता मिल गई है। अभी लगातार 2 चुनाव में मान्यता भी नहीं थी, इस चुनाव में मान्यता मिल गई है, आइए मैदान पर। लेकिन बिल्कुल जनादेश स्वीकार है, और हो सकता है हम जनता जनार्दन को समझ नहीं पाए और कुछ कमी बेशी रह गई। यही तो शानदार आगाज है लोकतंत्र का। जैसे मैं अप्रिशिएट करूंगा आपकी भावना को, जिस तरह से आपने, थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश में चूक रह गई, बंगाल में चूक रह गई जी, खुले मन से मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इस बात को माना है कि जनादेश बहुत शानदार है, और दोनों पक्षों को उसने कहा है कि आप फिर तीसरी बार आइए, स्वागत है आपका, हमें आपसे प्रेम है बीजेपी। और कांग्रेस से भी कहा है कि आप भी आइए अब की बार। अब पिछली बार की शिकायत मत करिएगा हमने कि हमने आपको पूरा जनादेश ठीक से नहीं दिया है, लेकिन अभी पूरा भरोसा आप पर नहीं कर रहे हैं हम, तो आप अपनी ताकत बढ़ाइए, फिर और चुनाव है, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। बहुत बढ़िया, मज़ा आया, बहुत सुंदर। मैं फिर बाबूलाल शर्मा जी की तरफ चलता हूँ। शर्मा जी, जैसा मैंने कहा कि एक आग का दरिया है, हिंदुत्व, राम मंदिर, धर्म, ये ऐसे विषय हैं कि एक भी लूज बॉल
अगर कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से बीजेपी को मिलती है तो बीजेपी की चमकदार आंखें इंतजार करती रहती हैं। राहुल गांधी संसद में भगवान शिव की तस्वीर लेकर खड़े हुए, जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर उनके बयान की व्याख्या बीजेपी ने की और उसको लेकर उनके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, इससे एक ध्रुवीकरण, एक पोलराइजेशन भी ऐसा लगता है कि कहीं आगे जाकर और गहरा ना हो, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये फिर कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुंचाए। क्या आपको ऐसी तस्वीर दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस बार बार इस विषय पर बोलेगी तो हो सकता है फिर कोई गलती कर दे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वही प्रयास है और वही कोशिश है, उसी तरह की कोशिश है फिर से जो है सारी इकट्ठे हो। आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही जी कि राम मंदिर आपने बनवाया, राम जी ने आपको धन्यवाद दिया है कि ठीक है आपने राम मंदिर बना दिया, अब लौटिए और समस्याओं की तरफ आइए, जनता की समस्याओं को समझिए। राम मंदिर बनवा दिया वहां तो बहुत अच्छी बात कर दी आपने, को धन्यवाद। अब आगे आप की तरफ बढ़िए, जनता को समझिए। राम मंदिर तो हो गया, आप जनता को समझिए, जनता की बातों को समझिए, महंगाई को समझिए, बेरोजगारी को समझिए, अन्य समस्याओं को समझिए, उसके निदान की तरफ बढ़िए। एक बहुत अच्छी बात जो है अपने वक्तव्य में कही है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से सोचनी चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर जनता की न सोचे, सिर्फ धर्म की सोचे, तो वो आगे जाकर विचारणीय हो जाएगा। लोग उस पर विचार करने लगेंगे कि ऐसा क्या है, हमारी समस्या को तो सुनते ही नहीं है, सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं। तो हमारी समस्या के निदान के साथ में आप सबकी बात करिए, सब हमको पसंद आएगा। कांग्रेस भी इस बात को पसंद करेगी कि धर्म की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की समस्याओं पर भी काम कर रही है, जनता की समस्याओं पर भी बात कर रही है, महंगाई पर बात कर रही है, बेरोजगारी पर बात कर रही है। ये बात जो है आपने बहुत सही कही और मैं इसका समर्थन करता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। बाबूलाल शर्मा जी, जब हम ये बात कर रहे हैं उसके आसपास ही नितिन गडकरी जी का एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागपुर में करीब 40% अल्पसंख्यक मतदाता हैं और मैं जात पात की बात नहीं करता हूं, बल्कि जात को मैं लात मारता हूं। हालांकि उनकी इस बात से सहमति जताई जाए ना जताई जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने काफ़ी हार्श टिप्पणी की है इसको लेकर, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं शायद बीजेपी ने उस तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अब आपका भाईचारा अल्पसंख्यकों के साथ बराबर है, क्योंकि 20-25 करोड़ अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है और ये बीजेपी कर लेगी। और इसमें चुनौतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन ये करे बिना भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए उन चुनौतियों से निपटना बीजेपी को पड़ेगा ही आगे जाकर, जिसकी राह में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स आती है। सत्यप्रकाश जी, चुनौती आपके लिए भी है, जनता के मन को आपको भी समझना है, क्योंकि 10 वर्षों का जो निर्वासन आपने झेला है और इस बार भी जनादेश विपक्ष का ही है, आपको भी जनता का मन समझना है। राहुल जी की 2 यात्राओं ने शायद उस खाई को कुछ हद तक पाटने में सफलता हासिल की है। जी देखिए शरद जी, इस बार का जो चुनाव का नतीजा है, हमको जनता ने विपक्ष में भले ही बैठाया है, मगर देखिए जनता ने एक हमको संदेश दिया कि आप विपक्ष में बैठिए और मजबूती से हमारी आवाज़ को उठाइए, क्योंकि पिछले 10 साल में हुआ क्या है, 10 साल में हिटलर शाही हुई है, जनता की सुनी नहीं गई है। ऐसी सरकार चलिए कि मतलब अपनी आंख और कान बंद कर लीजिए तो सब अच्छा सरकार को दिख रहा है, वो ऐसी सरकार चलिए 10 साल में। हर चीज़ वो किया है जो जनता को नहीं चाहिए, चाहे महंगाई की बात कर ली जाए, चाहे बेरोजगारी की बात कर ली जाए, चाहे यहाँ महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए, मणिपुर की बात कर ली जाए, तो तमाम ऐसी चीजें हुई है जो जनता के खिलाफ हुई है। देखिए हम विपक्ष के नाते, जनता का जो आवाज होती है, विपक्ष होता है, तो हम सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज उठाएंगे। और देखिए महत्वपूर्ण बात यही है, विपक्ष के नाते हम आवाज उठा रहे हैं अभी भी, मगर हो क्या रहा है, आप सदन में देख लीजिए, राहुल गांधी जी की माइक बंद कर दी जा रही है। तो ये वही चीज फिर से करने की कोशिश की जा रही है, मगर इस बार विपक्ष बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और आपको काम करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, जनता की आवाज सुननी पड़ेगी, आपको सड़क पे सुनना पड़ेगा, आपको सदन में सुनना पड़ेगा, जहां जनता बोलेगी वहां
अंदर आपातकाल आपको थोड़ी लगा जवाब देना दिए। पड़ेगा, क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से जनता है। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ, छत्तीसगढ़ में अपराध साय से बढ़ रहा है। आपकी सरकार आधा साल निकल गया, अपराध ऐसे बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में आदिवासी छात्र की हत्या हो जाती है, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ पे दिन में खुलेआम लूट हो जा रही है, चैन स्नैचिंग हो। ये हालात राजधानी के हैं, तो आप सोचिए बाकी प्रदेशों में क्या हालात होंगे। आपके आरोपों का जवाब, आपके आरोपों पर उत्तर लेता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी का उत्तर तैयार है, फिर मौका देता हूं आपको। सर वक्त रहेगा तो बिल्कुल आपकी तरफ, आप दोनों की विद्वता को प्रणाम है, प्रणम्य है आपकी विद्वता। जी राजीव जी। शरद जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूलाल जी और हमारे मित्र सत्य प्रकाश जी को हमने राम का चोला उड़ा दिया है और कहे कि आंखें बंद कर दी है। धर्म और राम का अर्थ यह है कि हम अपने राज्य को किस प्रकार से राजधर्म के हिसाब से चला रहे हैं। पूरे विश्व में जब आर्थिक हाहाकार था, उस समय भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थ की ओर बढ़ रही है। तो केवल राम राम जपना नहीं है आपके राहुल गांधी की तरह, है ना। अरे हंगर इंडेक्स छोड़िए, आपने बनाया वो हंगर इंडेक्स। अगर हम सेना का गौरव करते हैं तो राहुल गांधी जी चाइना में जाकर रोते हैं। अगर हम सत्य प्रकाश जी, मुझे इंटरप्ट मत करिए, मैं चुपचाप सुन रहा था, सुन लीजिए। मैंने सत्य प्रकाश जी ने अच्छी डिबेट को क्यों पटरी से उतारे हैं? अच्छी डिबेट को क्यों पटरी से उतारे हैं? मैं चुपचाप सुन, इनको म्यूट कर दीजिए। चलिए बोलिए राजीव जी, बोलिए। आप शालीनता रखिए। जवाब दे रहा हूं आपका साहब, ये ऐसा हो गया, बाबूलाल जी और इन्होंने कहा कि हमने राम राम रख दिया है, कुछ काम नहीं हुआ। जनता को आप मूर्ख समझते हैं। नहीं, बाबूलाल जी का ये मंतव्य बिल्कुल नहीं रहा है राजीव जी। बाबूलाल जी का ये कहना कतई नहीं है। इस जनता ने देखी है कि महंगाई पर अंकुश लगा है। इस जनता ने देखा है कि किस प्रकार से तीसरे शक्ति बन रही है आर्थिक रूप से। इस जनता ने देखा है कि भारत किस प्रकार से हेलीकॉप्टरों का निर्यात कर रहा है। ये आयात की सरकार थी, हर चीज में बिचौलिए थे। इन्होंने इनको जनता ने नेस्तनाबूद कर दिया। चलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आप दोनों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन बाबूलाल जी, एक छोटा कमेंट आपका। जी, आपके मंतव्य को मुझे लगता है एक बार फिर आपको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि शायद इसको लेकर कुछ भ्रम उत्पन्न हो रहा है। जी बाबूलाल जी। नहीं, देखिए, भ्रम बनाना है तो कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा मंशा वो नहीं थी जो राजीव जी ने पकड़ा। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने आपकी बात कही थी कि आपने बिल्कुल एक बात सही कही है कि जनता जो है वो सिर्फ, आप अगर धर्म की बात या राम की बात या मंदिर की बात या अयोध्या की बात करेंगे, काशी की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, तो वो अकेले उसको सुन करके खुश नहीं होगी। जनता खुश होगी जब आप उनकी समस्याओं को भी देखेंगे। बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा था, राजीव जी से सहमत होंगे, क्योंकि 2014 में बीजेपी का नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन प्रभु श्री राम, मथुरा, काशी, उज्जैनी, या तमाम चीजें, इनका एक आदर्श सम्मिश्रण जो कि होता ही है लोकतंत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अजेय नुस्खा राजनीति में रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और खुद राजीव जी इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये आशय न बाबूलाल जी का था, न इस डिबेट में ये उभरा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम आश्रित राजनीति करती है। आशय ये है कि राम के साथ आपका जो कोर इशू है प्रधानमंत्री का, जिस पर उनका और उनकी पूरी टीम का स्टैक भी है कि हमने आज विश्व गुरु और पांचवी अर्थव्यवस्था के साथ तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ छलांग लगाने की बात की है। जनता को वो भी बहुत रास आता है, क्योंकि गरीबी रेखा से आप लोगों को निकालते जाते हैं, विकास के मार्ग पर लाते जाते हैं, और राम राज्य की इकॉनमी भी इसी तरफ इशारा करती है, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं हो ही गोपाला। जी राजीव जी, बहुत कम वक्त है, 5 सेकंड बोल लीजिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया है शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राम काज का अर्थ ही होता है कि जहां प्रजा सुखी रहे, जनता जनार्दन सुखी रहे, ये राष्ट्र सुखी रहे, ये राष्ट्र मजबूत रहे, और हम उस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। राम काज के साथ राष्ट्र का काम, बिल्कुल बहुत शुभकामनाएं आपको राजीव जी, बहुत शुभकामनाएं आपके राजधर्म के लिए, और विपक्ष धर्म के लिए कांग्रेस को बहुत शुभकामनाएं, और चौथे स्तंभ के धर्म के लिए बाबूलाल शर्मा जी को बहुत शुभकामनाएं कि ये तीनों मजबूत स्तंभ लोकतंत्र में इसी रूप में समवेत होकर विनम्र सहमतियों के साथ आगे बढ़ते चलें,
क्योंकि यही भारत का चरित्र है और यही भारत को विश्वगुरु के तौर पर स्थापित करेगा, जैसा अतीत में हम बिना दावे के स्थापित थे और अभी भी बहुत मजबूत दावेदार हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव बुलेटिन हमारा अमरवाड़ा का क्या है संदेश और आपातकाल का क्या है नया नाम, और भी कई बड़ी खबरें हमारे खास बुलेटिन प्राइम टाइम में। तो स्मार्ट एंकर ललित और अनुपमा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।